हम जंगल से निकलकर शाहरा की तरफ जाने वाली छोटी सड़क पर पहुंच गए। मेरे पहलू वाली नशिस्त पर बराजमान सुभाष अब खासा चौकस नजर आ रहा था। उसने लोडेड पिस्टल अपनी गोद में रखा हुआ था और उसके चेहरे के तासुरात से किसी दर्द का इजहार नहीं हो रहा था। योगेश और सुभाष अकबी नशिस्त पर थे और वो भी पूरी तरह चौकन्ना था। शाहरा पर ट्रैफिक की खासी रवानी थी। हम चंद मील आगे बढ़े तो सुभाष ने फरलांग भर आगे दिखाई देने वाले पुल की तरफ इशारा करते हुए कहा, गाड़ी बाएं हाथ पर रखें। मैं पहले ही गाड़ी रफ्ता रफ्ता सड़क के बाएं किनारे पर ले जा रहा था। शाम का धुंधल का अभी गहरा नहीं हुआ था। मुझे पुल के बाएं पहलू से नीचे उतरती छोटी सड़क बआसानी नजर आ गई। लगभग निस्फ फरलांग आगे सड़क 40-50 गज चौड़े दरिया के साथ साथ बाएं तरफ आगे बढ़ने लगी। मुझे कुछ ही देर के बाद अपने उल्टे हाथ पर थोड़ा हटकर इक्का दुक्का छोटे बड़े कारखानों और गोदामों का सिलसिला चलता दिखाई देने लगा। मुझे रास्ते का जायजा लेते हुए देखकर सुभाष ने कहा, सेठ विनायक और शेखर में गाढ़ी छनने की सबसे बड़ी वजह यह है कि उन दोनों का दुश्मन एक ही है और दोनों ने उसे भयानक अंजाम से दो चार करने की सौगंध खा रखी है। वैसे तो आशुतोष भी उनके मुश्तरका दुश्मन को अपना दुश्मन मानता है, परंतु उन दोनों का अपने दुश्मन का बैर निजी तरह का है, जिसका कारण ये है कि उस दुश्मन की कार्रवाइयों से उन दोनों में से एक को अपने परिवार के व्यक्ति की लाश उठाना पड़ी है और दूसरे को लाखों का घाटा हुआ था और उसे अपने कई काले धंधे खत्म करने पड़े। ये दोनों उसे खत्म करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं। सुभाष की बात सुनकर मेरे दिमाग में घंटी सी बजी। ताहा मैंने सुभाष से अपने अंदाजे की तस्दीक चाही। पूछा, उन दोनों का मुश्तरका जानी दुश्मन कौन है सुभाष भैया? उसने गहरी सांस ली, बोला, वैसे तो वो एक तरह से मेरा भी दुश्मन है, परंतु मैं उसे कसूरवार नहीं ठहराता। उसकी जगह मैं और मेरी जगह वो होता तो मैं भी उससे कोई रियायत न करता। मैं महबूब नगर के डीसीपी की बात कर रहा हूँ। उसने 1.5 साल पहले बालानगर कस्बे के दौरे से वापस आते हुए एक बस लूट कर मोटरसाइकिल पर फरार होते 2 लुटेरों का पीछा किया था और जब वार्निंग के जवाब में फायर हुआ तो उसने पिछली सीट पर बैठे लुटेरों को मार गिराया। वो लुटेरा शेखर का इकलौता भतीजा और दामाद निकला। अपनी बेटी के विधवा होने के बाद से शेखर लगातार डीसीपी की जान लेने पर तुला हुआ है। वो कई बार उस पर नाकाम हमले करवा चुका है, जिसमें कई हलाकतें हो चुकी हैं। ये सब सुनकर मुझे अपना दिमाग घूमता महसूस हुआ। मैंने सुभाष और शेखर की बाहमी दुश्मनी से वाकिफ होने के बाद, सूरत हाल साजगार देखने के बाद ये सब मंसूबा बनाया था ताकि लगे हाथों आशुतोष का ये खास चमचा भी सुभाष और उसके साथियों के हाथों अपने अंजाम को पहुंच जाए और महबूब नगर में मुसलमानों के दुश्मनों की ताकत मजीद कमजोर पड़ जाए। मगर ये तो सिलसिला ही कुछ और निकल आया था। मैं सुभाष से अपनी मुठभेड़ को महज एक इत्तेफाक समझ रहा था, जिसके नतीजे में उसकी जिंदगी को लाहक खतरा दूर हो गया था। मगर ये सब जानने के बाद मुझे इदराक हुआ था कि रब्बे-जुल जलाल ने एक बड़े मकसद के लिए मुझे उससे मिलाया था। अगर वो ड्रामाई अंदाज में मुझे न मिलता तो मैं सीधा यहाँ से हैदराबाद पहुंच जाता और उधर शेखर नामी ये गीदड़ अपने बिल में छुपा सूरत हाल साजगार होने का इंतजार करता रहता और फिर अपने दुश्मन शरीक साथी सेठ विनायक की पुष्टपनाही में कोई खतरनाक साजिश करके साहिबजादा इमादुद्दीन से बदला चुका देता। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अब शेखर को ठिकाने लगाना मेरा जाती फरीजा बन चुका है, बल्कि किसी तरह साथ ही उसके फाइनेंसर और सपोर्टर सेठ विनायक का भी काम तमाम हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। पहले मैंने शेखर को जहन्नम में पहुंचाने की जिम्मेदारी यशवंत और योगेश को सौंपकर खुद को निगरानी तक महदूद रखने का फैसला किया था। ताहम बदली हुई सूरत हाल का तकाजा है कि मैं पूरा ऑपरेशन क्लीनअप अपने हाथ में ले लूं और सुभाष के साथियों को महज मावन के तौर पर अपने साथ रखूं। सुभाष की फराहम करदा मालूमात के नतीजे में बुनियादी लाइन ऑफ एक्शन में कोई खास तब्दीली नहीं आई थी, बस उसमें मेरी दिलचस्पी और शमूलियत बढ़ गई थी। मुझे अब कार्रवाई से शेखर की हलाकत से कुछ बढ़कर फायदा उठाने के इम्कानात पर भी मुसलसल तवज्जो रखनी थी। ये अलग बात है कि मुझे सुभाष और उसके साथियों को अपने इरादे से हर मुमकिन हद तक बेखबर रखना था। मुझे सुभाष की आवाज ने चौंका दिया। वो बोला, बस हम चंद मिनट में सेठ विनायक की फैक्ट्री के पास पहुंचने वाले हैं। बड़ा ही घाघ व्यक्ति है, दोस्तों का गर्मजोश दोस्त और दुश्मनों का खतरनाक दुश्मन। मैं उसके इस ठिकाने पर छुपा हुआ था तो उसने मुझे बड़ी अय्याशी करवाई थी। विलायती शराब का तो वो गोदाम है ही, वो अक्सर महबूब नगर के नारी बाजार की कोई न कोई सुंदर वेश्या भी भिजवा देता और फिर वहाँ जोरदार रत जगा होता। कभी अपने बंदों के जरिए कोई चमक छल्लो मंगवा लेता और फिर फोन करके सेठ विनायक को बुलवा लेता और हम मिलकर मौज करते। सुभाष की ये बात सुनकर मैं चौंका। मेरा जहन बिजली की तेजी से इन बातों में छुपे इम्कानात का जायजा लेने लगा।
हम चूंकि अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले थे, लिहाजा मैंने जुज़वियात पर गौर करने का काम कुछ देर के लिए छोड़ दिया। उधर सुभाष अपनी धुन में मगन उसी चटखारेदार मौजू पर बात किए जा रहा था। उसके दोनों साथी भी इन मायूब बातों में गहरी दिलचस्पी ले रहे थे। वो बोला, सेठ विनायक का खास कारिंदा और शराब के उस गोदाम का इंचार्ज ऋषभ भी इन गंदे धंधों में शामिल है। वो अपने सेठ और उसके खास दोस्तों को खुश करने के लिए शहर और देहातों से गरीब और मजबूर कंवारी कन्याओं को घेर कर लाने का एक्सपर्ट है। उसने भी मेरे और सेठ विनायक के लिए एक 17-18 बरस की कच्ची कली का बंदोबस्त किया था। मेरा दिल चाहा कि इस बेगैरती से अपने कारनामों का ढिंढोरा पीटने पर सुभाष के मुंह पर लानत भेजूं, लेकिन फिर मैंने अपनी ये ख्वाहिश दबा दी। वो जिस तरह की जिंदगी गुजार रहा था, उसमें उसका ऐसी सरगर्मियों में मुलव्विस न होना हैरत की बात थी। वैसे भी मैंने सारे हिंदुस्तान की अखलाकी इस्लाह का ठेका तो नहीं ले रखा था। सुभाष नामी इस शख्स से मेरा ताल्लुक दुश्मन का दुश्मन दोस्त के फॉर्मूले तक महदूद था। बिलाखिर सुभाष ने मुझे बाईं तरफ करीब आती एक इमारत के हजूले की तरफ मुतवज्जे किया। फैलते अंधेरे में वो 2 मंजिला इमारत खासी बड़ी दिखाई दी, ताहम उसमें अब बस इक्का दुक्का रोशनियां दिखाई दे रही थी और उसका सामने वाला फाटक भी बंद दिखाई दिया। सुभाष के इशारे पर मैं गाड़ी की हेडलाइट्स पहले ही बंद कर चुका था। फिर उसी के इशारे पर मैंने गाड़ी फैक्ट्री के पहलू वाली सड़क नुमा तारीख गली में मोड़ ली। हम फैक्ट्री की 4 दीवारी के साथ साथ आगे बढ़ने लगे। हम कोई 100 गज आगे बढ़े होंगे कि सुभाष ने फैक्ट्री की 4 दीवारी में मौजूद एक छोटे फाटक की तरफ इशारा करके कहा, ऋषभ यहाँ से खाना लेकर आता है। अंदर इस फाटक से जरा आगे उसका क्वार्टर है जिसमें वो तन्हा रहता है। सेठ विनायक ने उसे फैक्ट्री में एक नुमाइशी ड्यूटी दे रखी है, परंतु विलायती शराब के उस गोदाम का इंतजाम और मुझ जैसे खास मेहमानों की देखभाल उसकी असल ड्यूटी है। मैंने नीम तारीकी में उस आहनी फाटक का बगौर जायजा लिया। उसकी बुलंदी ज्यादा से ज्यादा 5.5 फुट रही होगी और उसे आसानी फलांगा जा सकता था। मैं उस फाटक में मौजूद छोटा दरवाजा देखने में भी कामयाब हो गया। फैक्ट्री की 4 दीवारी खत्म होते ही बड़े फाटक वाली एक और इमारत आ गई। मुझे समझने में एक लम्हा भी न लगा कि वही हमारी मंजिल है। यहाँ पहुँचने तक तारीकी माहौल पर पूरी तरह गालिब आ चुकी थी। मैंने गाड़ी कुछ आगे बढ़ाकर रोक दी। इस दौरान में मेरा दिमाग तेजी से लाहे अमल मुरतब कर रहा था। इस असना में सुभाष ने मुझे मुखातिब करके ख्यालात से चौंका दिया। बोला, मेरा विचार है कि हमें यहीं रुककर ऋषभ के खाना लेकर आने का इंतजार करना चाहिए। फिर तुम लोग उसकी खोपड़ी पर पिस्तौल रखकर अंदर ले जाना और उससे दरवाजा खुलवा कर अंदर घुस जाना। इससे पहले कि वो मजीद हिदायत जारी करता, मैंने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, हमें यही कुछ करना पड़ेगा। ये बताओ कि तुम्हारे अंदाजे के मुताबिक अब से कितनी देर के बाद वो खाना लेकर आएगा? सुभाष ने कहा, अभी अभी शाम ढली है, मेरा ख्याल है कम से कम 1 घंटा तो लगाएगा। वो फैक्ट्री की ड्यूटी से वापस आकर खुद अकेले खाना बनाता है। किसी खास खाने की फरमाइश हो तो उसे ज्यादा वक्त भी लग जाता है। मैंने कहा, तुमने बताया है कि ऋषभ देहाती लड़कियों की सप्लाई से भी माल बनाता है। उसने जोर जोर से हाँ में गर्दन हिलाई। मैंने बात जारी रखी, कहा, अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनकर मेरे सवाल का जवाब दो सुभाष भैया। मेरा तजुर्बा है कि इस तरह के गंदे धंधे से जुड़े लोग बहुत लालची और खुद गर्ज होते हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक उस ऋषभ को भी ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हारे ख्याल में मेरी ये बात किस हद तक दुरुस्त है? मेरी बात सुनकर सुभाष गोया जोश से भड़क उठा। बोला, आपने ये कमाल की बात कही सुरेंद्र जी। 6-7 अक्षरों में ऋषभ की पूरी पहचान करवा दी। धनराशि का लोभ तो उसमें इतना ज्यादा है कि 10-20 रुपया हासिल होने की आशा होते ही उसकी राल टपकने लगती है। ये आदत उसकी घुट्टी में पड़ी है क्योंकि उसके पास धन दौलत की कमी नहीं है। फैक्ट्री की तनख्वाह के साथ शराब के गोदाम के बंदोबस्त और सप्लाई से भी उसको भारी माल मिलता है। नारियों की सप्लाई से मिलने वाले भारी कमीशन का तो आपको पता ही है। सेठ विनायक ने इसके बारे में बताया है कि ये अपनी बस्ती में महल जैसी हवेली बनाना चाहता है, इसलिए ये हर महीने की कमाई से कम 4-6 अशरफियां खरीद कर अपने पास जमा कर लेता है। मैं उसकी ये बात मजाक समझता था, परंतु एक बार ऋषभ ने खुद भी नशे की हालत में बता दिया कि वो अपनी हवेली बनाने के लिए लगभग 3/4 राशि इकट्ठी कर चुका है। सुभाष अपनी मालूमात जताने की धुन में मुझे बहुत सी काम की बातें बता रहा था, लिहाजा मैंने उसे दरमियान में टोकने की गलती न की। उसने बात मुकम्मल कर ली तो मैंने कहा, और तुम्हारे ख्याल में उसका दिल कितना मजबूत है? क्या हम उसे डरा धमका कर जान लेने का डरावा देकर अपनी बात मानने पर मजबूर कर सकते हैं? सुभाष ने कुछ सोचकर कहा, काफी दब्बू सा व्यक्ति है ये ऋषभ। मेरे विचार में मारपीट करना या सहना उसके बस की बात नहीं। मेरे जरा से गुस्से में आने से वो सहम जाता था। लड़ाई भिड़ाई से उसका कोई लेना देना नहीं। यही क्या, उसका मालिक सेठ विनायक भी शुद्ध बनिया है।
किसी को रास्ते से हटाने के लिए रुपया खर्च करके भाड़े का हथियारा तो बुलवा सकता है, खुद हाथ छुरी कटारी या बंदूक चलाना उसके बस की बात नहीं। मैंने कहा तो फिर मेरी बात सुने सुभाष भैया, मेरा ख्याल है हम तुम्हारे प्लान पर थोड़ी सी तब्दीली के साथ अमल करें तो अच्छा रहेगा। सुभाष ने मेरी बात काटते हुए कहा, मेरे प्लान को छोड़ें सुरेंद्र जी, जो आपके भेजे में आ रहा है उस तरह करें। मैं और मेरे साथी आंखें बंद करके आपके साथ हैं। आपने पहले ही साबित कर दिया है कि आप इस मामले को ज्यादा अच्छे से समझते हैं और ज्यादा चितराई से निपटा सकते हैं। मैंने कहा, धन्यवाद सुभाष भैया। असल में मुझे लगता है कि ऋषभ को गली में रोककर उसके साथ जोर आजमाई करने में काफी खतरा है। खामखा किसी की नजरों में आ सकते हैं। उसे कोई कारी चोट लग गई तो वो हमारे लिए बेकार हो सकता है। इसी तरह हाथ ओछा पड़ने से वो बचकर भाग निकला तो हम उसे रोकने के लिए गोली भी नहीं चला सकते। बिलफर्ज हमने उसे बेबस करके हमारे आगे आगे गिराज में घुसने पर मजबूर कर भी दिया तो वो किसी चालाकी से शेखर को खतरे से खबरदार कर सकता है, जिसके बाद हमें लेने के देने पड़ सकते हैं। शेखर अंदर खाली हाथ नहीं होगा और ये भी जरूरी नहीं कि वो वहाँ अकेला ही हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? सुभाष ने कहा, बिल्कुल समझ रहा हूँ सुरेंद्र जी, आप ठीक कह रहे हैं, परंतु आप बताएं कि आपके विचार में इन खतरों से हम कैसे बच सकते हैं। मैंने कहा, अभी तो मेरे जहन में बस यही विचार है कि जोर आजमाई या मारपीट की बजाय हमें ऋषभ के स्वभाव के मुताबिक उसे डरा धमकाकर या लालच देकर हमारे इशारों पर नचाने की कोशिश करनी चाहिए। सुभाष ने कहा, बहुत अच्छा विचार है सुरेंद्र जी, अब आप बताओ कि हमें क्या करना है। मैंने कहा, पहली बात तो ये है कि तुम्हें खुद कुछ नहीं करना, बस पिस्तौल संभाल कर यहीं बैठे रहो और पहरा देते रहो। ऐसा ना हो कि कोई दुश्मन अचानक यहाँ आन टपके और हम बेखबरी में मारे जाएं। सुभाष ने कहा, आप चिंता न करें, आप जो करना है करें, मेरे जीते जी कोई आपका बाल भी बीका नहीं कर सकता। मैंने कहा, ठीक है, अब तुम ये बताओ कि शराब के गोदाम वाले ठिकाने की तरह क्या ऋषभ के घर पर भी टेलीफोन मौजूद है? सुभाष ने कहा, हाँ, उसी से तो हम अपनी फरमाइशें उसे बताते हैं। मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब सिर्फ ये बता दो कि उसे थोड़ी बहुत हिंदी भी आती है या नहीं। सुभाष ने कहा, क्यों नहीं, वो बहुत अच्छे से हिंदी समझता है और बोलता भी है। मैंने इत्मीनान की सांस भर के कहा, बहुत खूब, तो मैंने ये सोचा है कि मैं यशवंत और योगेश के साथ जाकर ऋषभ के घर में जाकर उसकी गर्दन दबोच लेता हूँ। मैं उसे डरा धमका कर अपनी बात मानने पर मजबूर करके खबरदार करूंगा कि कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की तो उसके हक में अच्छा नहीं होगा। मैं उसके जरिए शेखर को पैगाम भिजवाऊंगा कि वो उसके पसंद का खाना लेकर आ रहा है, इसलिए दरवाजा खोल कर रखे। वहां पहुंचकर कोई और बात समझ आई तो फिर उसके मुताबिक कदम उठाऊंगा। सुभाष ने मेरी बात से इत्तेफाक किया। मैंने रुखसत होने से पहले गाड़ी मोड़कर उसका रुख वापसी के रास्ते की तरफ कर दिया ताकि किसी हंगामी सूरत हाल में वहां से निकलने की सूरत में कीमती वक्त बर्बाद न हो। हम तीनों एक दूसरे की मदद से आसानी फाटक फलांग कर फैक्ट्री के अहाते में दाखिल हो गए। सुभाष की रहनुमाई के मुताबिक हमें ऋषभ का क्वार्टर ढूंढने में मुश्किल पेश न आई। हम मोहतात कदमों से क्वार्टर के दरवाजे पर पहुंचे तो हल्का सा दबाव डालते ही वो खुलता चला गया। पहले मैं अंदर दाखिल हुआ। गोली उगलने के लिए तैयार पिस्तौल मेरे हाथ में था। मेरे सामने एक छोटा सा सहन था जिसमें एक कुमकुमा रोशन था। बाएं हाथ पर एक दालान दिखाई दिया जिसमें 2 कमरों के दरवाजे खुले दिखाई दे रहे थे। उनमें एक में तारीकी जबकि दूसरे में रोशनी नजर आ रही थी। मैं दबे पांव आगे बढ़ा, तभी मुझे किसी के भारी भद्दी सी आवाज में गुनगुनाने की आवाज आई। शायद तेलुगु गीत था। मैं पिस्तौल सीधा किए तेजी से आगे बढ़ा। सामने कमरे के वस्त में बिछी चटाई पर धोती और बनियान में एक गोलमटोल सा शख्स बैठा सब्जी काट रहा था। उसका रुख दरवाजे ही की तरफ था। आहट सुनकर उसने चौंकते हुए दरवाजे की तरफ देखा। 3 पिस्तौल बरदार मुश्तंडों को दरवाजे में दाखिल होते देखकर खौफ से उसकी आंखें फैल गईं। बदहवासी के आलम में उसे याद ही न रहा कि वो क्या कर रहा था, लिहाजा छुरी का फल उसकी उंगली चीर गया। उसके हलक से बेइख्तियार हिचकी जैसी आवाज निकली। इस असना में चंद कदम का फासला तय करके मैं उसके सर पर पहुंच चुका था। मैंने अपना लहजा हत्तुल इम्कान दोस्ताना बनाते हुए कहा, राम राम ऋषभ जी। अच्छा, तो तुम्हें पहले ही मेहमानों के आने का पता चल गया था और तुमने खाना बनाने की तैयारी शुरू भी कर दी। आहा, तो सालिम मुर्ग भी मसाले वाली दही में भिगो कर रखा हुआ है। आज तो खाने का मजा ही आ जाएगा। मेरी बातें सुनकर योगेश बेसाख्ता हंसा जबकि यशवंत भी मुस्कुरा रहा था। अलबत्ता ऋषभ की हालत अबतर थी। मुझे डर महसूस हुआ कि कहीं उसका पेशाब खता न हो जाए। वो बड़ी मुश्किल से अपने खौफ पर काबू पाकर कुछ बोलने के काबिल हुआ। उसके लहजे में हकलाहट थी। तो तुम कौन हो, क्या चाहते हो? देखो, मेरे पास बस 150। मैंने उसकी बात काटते हुए उसी शुगुफ्ता लहजे में कहा, कैसी बातें कर रहे हो ऋषभ जी? हम तुम्हें चोर डाकू दिखाई दे रहे हैं? अपने मेहमानों पर तुम ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हो?
अगर तुम्हें हमारा आना अच्छा नहीं लगा तो थोड़ी देर ठहर कर चले जाएंगे। ऋषभ की आंखों में अब खौफ की जगह उलझन दिखाई दे रही थी। मेरी जबान कुछ और कह रही थी और हाथ में मौजूद पिस्तौल की नाल कुछ और पैगाम पहुंचा रही थी। उसने उंगली के जख्म पर धोती का किनारा लपेटते हुए बेचारगी से मुझे देखा और सहमे से लहजे में कहा, मुझसे ठट्ठा न करो श्रीमान जी। अगर तुम मुझे लूटने नहीं आए तो सीधे सीधे बताओ कि मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं, और कृपा करके अपनी बंदूक की नाल फेर कर बात करो। मेरा हृदय बहुत कमजोर है। उसकी बात सुनकर मैंने हल्का सा कहकहा लगाया, कहा, फिक्र न करो ऋषभ जी। अगर तुमने सीधे स्वभाव हमारी बातें मान ली तो मैं वादा करता हूँ कि हमारे हथियारों की जबान खामोश रहेगी। लेकिन अगर तुमने हठ धर्मी या होशियारी दिखाने की कोशिश की तो आज की रात तुम्हारे जीवन की आखिरी रात साबित होगी, और ये भी समझ लो कि तुम्हारी मौत इतनी आसान नहीं होगी। मैंने मुस्कुराते हुए बात शुरू की थी और फिर मेरा लहजा रफ्ता रफ्ता खूंखार होता चला गया। मैंने देखा कि मेरे तर्ज गुफ्तगू से यशवंत और योगेश खासे मरूब दिखाई दे रहे थे। अलबत्ता ऋषभ का चेहरा सफेद पड़ गया था। मुझे लगा कि उसके हाथों में लर्जिश है। इस दौरान में मुझे कमरे के एक कोने में रखे मेज पर मौजूद टेलीफोन नजर आ गया। ऋषभ ने बिलाखिर अपनी खोई हुई आवाज वापस हासिल कर ली। बोला, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या चाहते हो मुझसे? मैंने कहा, बताता हूँ। पहले ये बताओ कि इस वक्त शराब के गोदाम में कितने लोग छुपे हुए हैं? मेरी बात सुनकर वो बुरी तरह चौंका। उसने जल्दी से कहा, शराब का गोदाम? कौन सा शराब का गोदाम? मैंने उसकी बात सुनकर जोर से कहकहा लगाया। मुझे हंसते देखकर वो मजीद बदहवास हो गया। मैंने उसे गौर से देखते हुए तमस्खुरामेज लहजे में कहा, अच्छा तो तुम शराब के किसी गोदाम को नहीं जानते? जरा ध्यान लगाकर सोचो, हो सकता है याद आ जाए। फिर मैंने अचानक लहजा बदला, अगर फिर भी खोपड़ी काम न करे तो मेरे पिस्तौल की नाल पर नजरें जमा कर सोचो, सब भूली बातें याद आ जाएंगी। मेरे अंदाजे गुफ्तगू से उसे समझने में देर न लगी कि खुद को अनजान और मासूम जाहिर करने का नाटक फायदा नहीं देगा, अलबत्ता नुकसान जरूर दे सकता है। उसने मरी मरी सी आवाज में कहा, तुम कौन हो और इस गोदाम के बारे में कैसे जानकारी मिली? उसे सीधे रास्ते पर आते देखकर मैंने संजीदा लहजे में कहा, देखो मिस्टर ऋषभ, अपना और हमारा वक्त जाया न करो। हम इस शराब के गोदाम के बारे में सब कुछ जानते हैं। वो कहाँ है, उसका मालिक कौन है, तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक है, इस वक्त वहाँ कौन और क्यों छुपा बैठा है? तुम सिर्फ ये बता दो कि वहाँ कितने बंदे उसके साथ मौजूद हैं। मैंने ऋषभ के चेहरे पर परेशानी और इस्तराब के आसार में इजाफा देखा। मुझे लगा कि वो अभी मजीद आएं बाएं शाएं करेगा, लिहाजा मैंने सख्त लहजे में कहा, लगता है तुम सीधी तरह जबान नहीं खोलोगे। यशवंत, ये छुरी उठाओ और इसका दायां कान काट लो। ऋषभ का चेहरा खौफ से सफेद पड़ गया। यशवंत को अपनी तरफ बढ़ते देखकर वो चीखा, ठहरो मैं बताता हूँ। मैंने यशवंत को हाथ के इशारे से रोकते हुए कहा, अब आए ना सीधे रास्ते पर। बताओ वहाँ शेखर कितने साथियों के साथ दुबका बैठा है? शेखर के जिक्र ने उसे मजीद हिला दिया। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन मैंने उसे रोककर खबरदार किया, लेकिन सच सच बताना, वरना कान के साथ तुम्हारी नाक भी काट देंगे। ये तो हमें पता है ही कि ये छुरी बहुत तेज है। ऋषभ ने थूक निगल कर अपना खुश्क गला गीला किया और फंसी फंसी आवाज में कहा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, शेखर बाबू वहाँ अकेला है। अखिलेश और रघुबीर उसके साथ आए थे, परंतु वो अगले दिन वापस चले गए। उसके बाद कोई उसके पास नहीं। मैंने कहा, शाबाश, अब की ना तुमने समझदारी की बात। अब ये भी बता दो कि क्या आज तुम्हारी अपने बॉस सेठ विनायक से बात हुई है? उसने आज रात शेखर के साथ मौज मस्ती का कोई प्रोग्राम तो नहीं बना रखा? उसके चेहरे पर एक बार फिर शदीद हैरानी के तासुरात उभरे। ताहम उसने खुद पर काबू पाते हुए कहा, सेठ जी से दिन में फैक्ट्री में फोन पर बात हुई थी। उसने आज रात यहाँ आने का कुछ नहीं बताया। मैंने पूछा, ठीक है, वो आज शहर में ही है ना? उसने इस बात में गर्दन हिलाई। बोला, कह रहा था कल या परसों फैक्ट्री का चक्कर लगाएगा। मैंने कहा, बिल्कुल ठीक। अब ये भी ठीक ठीक बता दो कि इस वक्त शेखर के पास कौन कौन सा हथियार मौजूद है और वो अपने ठिकाने पर कितना चौकस रहता है। ये कहकर मैंने छेद देने वाली नजरें उसके चेहरे पर जमा दी। ऋषभ ने जाने कैसे अपनी हिम्मत यकजा करते हुए पूछा, पहले तुम ये बताओ कि तुम कौन हो और ये सब क्यों पूछ रहे हो? ये सवाल सुनकर मैं अचानक उसकी तरफ झपटा और पिस्तौल की नाल उसकी कनपटी में गाड़ते हुए खूंखार लहजे में कहा, लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। इस वक्त मेरा पिस्तौल तुम्हारी खोपड़ी में छेद करने के लिए तैयार है और मेरी उंगली का दबाव बढ़ते ही तुम्हारे ये सवाल यहीं धरे रह जाएंगे और तुम परलोक सिधार जाओगे। इसलिए कोई चितराई दिखाए बगैर बोलते चले जाओ। मैंने शेखर के पास मौजूद हथियारों का पूछा है।
मुझे लगा कि मेरे जारहाना अंदाज ने उसकी रही सही मज़ाहमत भी ज़ायल कर दी है। मैंने उसके वजूद को वाज़े तौर पर लरसते देखा। उसने बमुश्किल कहा, मैंने उसके पास एक पिस्तौल और एक 2 नाली बंदूक देखी है, और कोई हथियार हो तो मैं नहीं जानता। दोनों हथियार पहले दिन से कमरे की खाट पर पड़े हैं, क्योंकि शेखर जी को पता है कि उसे वहाँ कोई खतरा नहीं, वो तहखाना बिल्कुल महफूज है। मैंने कहा, अब ये भी बता दो कि उसे कोई खतरा महसूस हो तो गैराज वाले दरवाजे के अलावा भी तहखाने से फरार का कोई रास्ता मौजूद है। मेरी बात सुनकर ऋषभ ने फिक्रमंदी से नफी में सर हिलाया और बोला, पहले तहखाने से एक बड़ा जीना ऊपर चढ़ता था, जिसके आखिर में एक दरवाजा फैक्ट्री में खुलता था, परंतु शराब का धंधा बढ़ने पर सेठ ने दीवार उठवाकर वहां दरवाजा बंद करवा दिया। मैंने कहा, ठीक है, अब ये बताओ कि क्या तुमने आज टेलीफोन पर शेखर से बात की है? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक बार फिर हैरत उभरी और वो बेसाख्ता बोला, तुमको ये सब। लेकिन फिर मेरी खूनी नजरें देखकर उसने सवाल अधूरा छोड़ दिया और पजमुर्दा से लहजे में बोला, मैं सवेरे खाना लेकर वहां गया था। उसने भुने सालिम मुर्ग की फरमाइश की थी जो मैं पका रहा हूँ। उसे कुछ चाहिए होगा तो खुद फोन कर लेगा। मैंने कहा, बहुत खूब, अब तुम चुपचाप यहाँ से उठो और मुझे वहां ले चलो जहां तुमने अपना माल छुपा रखा है। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो लंबे लंबे सांस भरने लगा। मुझे लगा कि उसके दिल की धड़कन किसी भी वक्त रुकने वाली है। उसने जाने कैसे खुद को बिलाखिर संभाल लिया और मुस्तरिब लहजे में पूछा, तुम कौन से माल की बात कर रहे हो?